फ्रेंड, आप सभी कैसे हैं। आपका अपना चैनल SMITI जोन में स्वागत है। मैं सुदर्शन कुमार आप लोगों को मौलिक विद्युत चैप्टर में कुछ टॉपिक को लेकर के आए हैं। चलिए हम लोग क्रम से उसको देखते हैं, जो कि ITI फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए आइए हम लोग देखते हैं। सर्वप्रथम हम लोग ये जान लें कि मौलिक विद्युत क्या होता है। विद्युत वर्ड को जानना बहुत ज़रूरी है। विद्युत को हम लोग इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। आखिर हम इलेक्ट्रिसिटी कहते किसको हैं? तो ये क्या है? भौतिक विज्ञान की एक शाखा है। भौतिक विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉन या आवेशों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये भौतिक से फिजिक्स से रिलेटेड एक प्रकार का उसका ब्रांच है, जिसमें हम लोग यहाँ पे आवेश या इलेक्ट्रॉनों का अध्ययन किया जाता है। और आप लोगों को पता है कि वर्तमान युग में जो है विद्युत मानव के लिए महत्वपूर्ण अंग बन गया है। यानी हम ये कह सकते हैं विद्युत ने मानव के ऊपर में एक वर्चस्व स्थापित कर दिया है। तो अब क्रम से देखते हैं कि ये आखिर ये विद्युत वर्ड जो है कहाँ से लिया गया है और इसका अर्थ क्या होता है। विद्युत शब्द जो है ग्रीक भाषा के इलेक्ट्रॉन से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है एम्बर। ये ग्रीक भाषा से लिया गया है विद्युत इलेक्ट्रॉन वर्ड से, जिसका अर्थ होता है एम्बर। अब हम लोग क्रम से जानते हैं, जानिए कि विद्युत को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। यानी विद्युत को दो भागों में क्लासिफाई किया है, दो भागों में बांटा गया है। एक है आपका स्थिर विद्युत, जिसको हम लोग कहते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, और दूसरा है गतिशील विद्युत, जिसको कहते हैं हम लोग डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी। तो हम क्रम से इसमें देखेंगे कि विद्युत हम लोग तो जान गए, ये क्या था, हमारा भौतिक विज्ञान की वह शाखा था जिसके अंतर्गत हम लोग आवेश या इलेक्ट्रॉन का अध्ययन करते थे। आपको पता है कि विद्युत एक प्रकार का ऊर्जा है, और ये भी जान लीजिए कि विद्युत क्या होता है, कि विद्युत एक प्रकार का बल है जो क्या करता है, जिसकी सहायता से हमको सिर्फ क्या होता है, एक अनुभव होता है। यानी इसके प्रभाव को हम देखते हैं, प्रभाव का अनुभव किया जाता है। ना ही हम इसमें क्या कर सकते हैं, किसी नंगे आंखों से हम विद्युत को देख सकते हैं, ना हम इसको सूक्ष्मदर्शी से मेजर कर सकते हैं। ठीक है, ना ही तो हम सूक्ष्मदर्शी से इसको देख सकते हैं, बल्कि हम इसके प्रभाव को अनुभव करते हैं। क्लियर? अब हम लोग क्रम से देख रहे हैं कि स्थिर विद्युत किसको कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। वैसा विद्युत जिसको हम लोग क्या स्थिर मतलब एक ही जगह पे रहेगा, वैसा विद्युत जिसको हम क्या कर सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं पहुंचाया जा सके। ठीक है, हम स्थिर रहेगा, वो अपने प्लेस पे ही रहेगा। यानी उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम किसी भी साधन द्वारा नहीं ले जा सकते। हम लोग इसको कहते हैं स्थिर विद्युत। एज फॉर एग्जाम्पल, आप अपने दोनों हाथों को रगड़िए, देखिएगा जब दोनों हाथों को रगड़ेंगे तो वहाँ आवेश उत्पन्न होगा। ये सब हमारा स्थिर विद्युत के अंतर्गत आता है ना। और ये विद्युत क्या आता है, हम लोग व्यापारिक स्तर पे उपयोग नहीं करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं कि स्थिर विद्युत में हम एक क्या लिए हुए, यहाँ पे एवोनाइट का छड़ है और दूसरा हमारा एक चमड़ा है। जब एवोनाइट को छड़ को चमड़े पर रगड़ते हैं, ठीक है,
तो एवोनाइट का क्षण क्या होता है, एवोनाइट को क्षण को जब हम चमड़े पर रगड़ते हैं तो चमड़ा पे क्या होता है, ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन की अधिकता पहले से रहती है। तो हम क्या देख रहे हैं कि कुछ इलेक्ट्रॉन हमारे एवोनाइट के क्षण पे शिफ्ट हो जा रहा है। जब हम, ये चमड़ा है, ये एवोनाइट का क्षण है, जब हम रगड़ रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि एवोनाइट के क्षण पे इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है। यानी चमड़ा से निकल करके कुछ इलेक्ट्रॉन जो है एवोनाइट के क्षण पे आ रहा है। तो हम ये समझते हैं कि ये चमड़ा क्या है, ऑलरेडी इसके पास इलेक्ट्रॉन की मात्रा ज़्यादा है। तो जब ज़्यादा है, इन्होंने इलेक्ट्रॉन को क्या किया, त्याग किया। तो जब वो त्याग करेगा रगड़ने के बाद, तब ये हमारा क्या होगा, चमड़ा पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि इसके पास बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन था, इसलिए इन्होंने इलेक्ट्रॉन को दिया, तो वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्लियर। उसके बाद क्या हो गया, एवोनाइट के क्षण ने क्या किया, उस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, वो निगेटिव हो जाएगा। ये सारा क्रिया रगड़ने के बाद हो रहा है। ठीक है। कब तक हो रहा है, जब तक इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव की मात्रा आपस में क्या हो जाए, इक्वल नहीं हो जाए। क्लियर है। ठीक उसी प्रकार अब चलिए एक और दिए हैं, कांच की छड़ को और रेशम का कपड़ा लिया। अब क्या कर रहे हैं, कांच की छड़ से हम रेशम के कपड़ा पे रगड़ रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकल करके रेशम के कपड़े पे स्थानांतरित हो रहा है। इसका अर्थ ये है कि जब इससे इलेक्ट्रॉन निकल करके रेशम के कपड़े पे आ रहा है, तो कहीं ना कहीं क्या है कि रेशम का कांच का छड़ क्या है, वो हमारा, उसमें इलेक्ट्रॉन की बहुलता है। तो बहुलता होने के कारण वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन किसी को देगा, तो उस पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। क्लियर। देने वाला हमेशा पॉजिटिव होता है, यानी उसके पास बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो वो क्या कुछ निकाल करके दे दिया। तो इस तरह ये क्या हो जाएगा, आफ्टर मतलब रगड़ने के बाद कांच की छड़ पे आपका पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, जबकि रेशम के कपड़े पे निगेटिव चार्ज होगा। और वो आपस में देखिए क्या होगा, अपोजिट चार्ज और इक्वल हो जाएगा। तो जब इक्वल हो जाएगा तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको उदासीन कर देगा। क्लियर है। यही कारण है कि हम इस आवेश को व्यापारिक स्तर पर यूज नहीं करते हैं। ठीक है। गतिशील विद्युत को हम व्यापारिक स्तर पर, स्थिर विद्युत को हम व्यापारिक स्तर पे उपयोग या यूज नहीं करते। चलिए गतिशील विद्युत की ओर चलते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, आप लोग ये हमेशा याद रखिएगा कि एम्बर के छड़ को जब चमड़े पर रगड़ा जाता है, तब एम्बर पे कौन सा आवेश रहता है, रगड़ेंगे तब उस पर आपका आ जाएगा निगेटिव आवेश। अब उसके बाद चलते हैं गतिशील विद्युत। गतिशील विद्युत क्या होता है, गतिशील विद्युत ही हमारा विद्युत धारा कहलाता है। जितना भी आप विद्युत धारा की कल्पना करते हैं, क्या बोलते हैं विद्युत धारा, वो मेरा क्या विद्युत धारा, गतिशील विद्युत ही मेरा विद्युत धारा है। यानी हम ये कह सकते हैं कि वैसा विद्युत जिसको हम एक स्थान से दूसरे स्थान से किसी भी माध्यम के द्वारा, केबल या तार के द्वारा हम ले जा सकते हैं। यानी हम कहेंगे इसको गतिशील विद्युत को कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक किसी भी माध्यम यानी चालक या केबल के द्वारा ले जाया जा सकता है। अब हम कहते हैं किसी भी चालक पे, जब किसी भी चालक को हम घुमाएंगे तो उसमें जाहिर सी बात है कि उसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा कि नहीं। ठीक उसी प्रकार हम ये देखें कि अब गतिशील विद्युत को उत्पन्न करने वाला स्रोत कौन कौन से है। ये पॉइंट है कि हम गतिशील विद्युत को उत्पन्न करने वाला स्रोत कौन कौन माध्यम से हम गतिशील विद्युत को उत्पन्न कर सकते हैं, वो कौन सा सोर्स है। तो उस सोर्स में एक हम पहला देखेंगे प्रकाशीय स्रोत। प्रकाश के स्रोत के थ्रू हम लोग गतिशील विद्युत उत्पन्न कर सकते हैं। अक्सर आप देखे होंगे सोलर प्लेट।
आप क्या करते हैं, उसको धूप में आप सोलर प्लेट को रख देते हैं। उस प्लेट से देखे होंगे कि आपका निगेटिव और पॉजिटिव दो वायर आप क्या करते हैं, किसी बैटरी से जुड़ा हुआ रहता है। प्लेट क्या किया, सूर्य को प्रकाश को ग्रहण किया। अब बैटरी उसको क्या करता है, उसको आपको वो रासायनिक ऊर्जा में संचित किया। फिर आप किसी भी एक साधन के द्वारा कुछ भी जलाना हो तो वही रासायनिक ऊर्जा आपको विद्युत ऊर्जा में देखने को मिलता है। ये सर आप क्या देख रहे हैं, गतिशील विद्युत हुआ कि एक स्थान से किसी भी माध्यम के द्वारा दूसरे स्थान पे आप ले जा सकते हैं। क्लियर। फिर आगे चलते हैं हम लोग। ये तापीय विद्युत होता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है। इस पर कि गतिशील विद्युत को उत्पन्न करने वाले स्रोत में एक तापीय विद्युत है, तापीय विधि, जिसको हम लोग कहते हैं थर्मोकपल विधि। तापीय विधि में क्या होता है, यह थर्मोकपल विधि क्या होता है। ये तापीय विधि करने का मतलब कोई भी धातु हम लेंगे वो क्या होगा, दोनों धातु क्या होगा, अलग अलग होना चाहिए। दो धातु दोनों क्या होना चाहिए, अलग होना चाहिए। जब इसको हम लोग क्या कहते हैं, आपस में गर्म करते हैं, तो इसके कारण भी हमारा क्या होता है, विद्युत उत्पन्न होता है। इसी को हम लोग कहते हैं तापीय या थर्मोकपल। थर्मोकपल में हमेशा आप याद रखिएगा, कोई भी ये थर्मोकपल है, थर्मोकपल में हमेशा जो दो धातु होगा वो दोनों अलग अलग होगा। मान लीजिए ये कॉपर है, एक एल्युमिनियम है, ये जो दो धातु हम लोग दिए हैं ये दोनों धातु अलग अलग होगा। और इसको आपस में हम क्या करते हैं, इसके सिरे को गर्म करते हैं और इससे जो भी विद्युत उत्पन्न होगा वो आपका क्या होगा, गतिशील विद्युत होगा। आप याद रखिएगा, मैंने तापीय विधि या थर्मोकपल विधि में दो अलग अलग धातु को लेकर इनके सिरे को गर्म किया जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। आगे चलते हैं चुंबकीय विधि। आप चुंबकीय विधि से भी गतिशील विद्युत को उत्पन्न कर सकते हैं। कैसे, आप किसी भी चालक को जब चुंबकीय क्षेत्र में घुमाते हैं तो उसमें क्या होता है, चालक में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। यही विद्युत वाहक बल ही हमारा विद्युत धारा कहलाता है। ये हमारा एसी और डीसी दोनों हो सकता है, ठीक है, एसी और डीसी दोनों होता है। इस तरह भी हम लोग क्या कर सकते हैं, चुंबक के थ्रू हम विद्युत उत्पन्न कर सकते हैं। वह भी चुंबकीय क्षेत्र में हम क्या कर रहे हैं, चालक को घुमा रहे हैं, तो चालक पे हमारा क्या विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है या अनुभव करने को मिलता है। ठीक है, आगे चलिए। रासायनिक क्रिया द्वारा, रासायनिक क्रिया करने का मतलब कोई भी आप क्या लेते हैं, विलयन लेते हैं और उसमें कोई भी दो रॉड को ले करके जब किसी भी सोर्स के थ्रू जोड़ देते हैं तो वहाँ पे भी आप देखते हैं कि विद्युत उत्पन्न होता है। ठीक है, इस विधि द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम विद्युत उत्पन्न करते हैं। उसके बाद आगे देखेंगे, चलिए अब देखते हैं परमाणु। परमाणु कौन कौन से कणों से मिलकर के बना होता है उसको देख लेते हैं। परमाणु मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर के बना होता है। ठीक है, ये परमाणु जो देख रहे हैं ये बना होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन से मिलकर के बना होता है। ये इसके मौलिक 3 कण हैं, 3 कणों से मिलकर के ये परमाणु बना होता है। अब हम ये जान लें कि जो परमाणु का केंद्र होता है ना, ये केंद्र वही हमारा नाभिक कहलाता है, या परमाणु के केंद्र को ही हम लोग नाभिक कहेंगे। और नाभिक में रहता है प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। नाभिक में प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन रहेगा, जबकि इलेक्ट्रॉन क्या होता है,
इसके कक्षा में चक्कर काटते रहता है। ठीक है, हमेशा नाभिक में रहेगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जबकि इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इसके चारों तरफ ग्रह के रूप में चक्कर लगाएगा। अब हम लोग ये क्रम से देख लेते हैं कि आखिर ये जो हमारा कण है, इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया और न्यूट्रॉन हो गया, आखिर इस पे आवेश कितना होता है। ये इलेक्ट्रॉन पे अगर आवेश की बात की जाए तो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। इलेक्ट्रॉन पे आवेश ये होगा चार्ज -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। फिर प्रोटॉन पे प्लस सेम 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। बशर्ते ये इलेक्ट्रॉन पे क्या होगा, नेगेटिव, ये क्या है पॉजिटिव। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रल होता है। उसी तरह अगर द्रव्यमान की बात की जाए, अगर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हम बात करें, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.11 इंटू 10⁻31 kg, 31 kg होता है। अगर इसी को हम ग्राम में लिखेंगे तो 1000 से इंटू हो जाएगा। इसी को जब हम ग्राम में लिखेंगे तो 9.11 इंटू 10⁻31 है kg। आपको पता है कि ये कि 9.11 इंटू 10⁻31 और kg है, 1 kg इज इक्वल टू कितना, 1000 ग्राम। तो 1000 ग्राम हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका 9.11 इंटू 10⁻28 ग्राम। इस तरह आप लिख सकते हैं ग्राम में। ठीक है, उसी तरह ये प्रोटॉन का होता है 1.67 इंटू 10⁻27 kg होता है। इसको भी आप ग्राम में कन्वर्ट कर लीजिएगा। फिर उसके बाद न्यूट्रॉन का जो होता है प्रोटॉन के ही आवेश द्रव्यमान के ही बराबर होता है। सेम देख लीजिए 1.67 इंटू 10⁻27 kg, इसी प्रकार 1.67 इंटू 10⁻27 kg होता है। ये हो गया इसके द्रव्यमान के बारे में। अब हम लोग ये जान लें कि ये भी हमारा क्या है, प्रकृति का मूल कण है इलेक्ट्रॉन। प्रकृति का मूल कण ही है प्रोटॉन, प्रकृति का मूल कण ही है न्यूट्रॉन, सभी प्रकृति का मूल कण है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है निगेटिव चार्ज। हमेशा याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है, जबकि प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी धनावेशित होता है, जबकि न्यूट्रॉन आपका न्यूट्रल होता है। क्लियर। अब कभी कभी आपको यहाँ पे जो है ये इसके द्रव्यमान को, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कभी कभी आपको ऐसा देखने को मिलेगा 1/1840 गुना प्रोटॉन का द्रव्यमान। प्रोटॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन के द्रव्यमान का 1/1840वां भाग होता है इसका द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। तो ये क्रम से याद रखिएगा। अब हम लोग देखते हैं कि आखिर परमाणु संख्या किसको कहते हैं। इसको क्रम से हम लोग जान लें कि परमाणु संख्या हम किसको कहेंगे। परमाणु संख्या, परमाणु संख्या, देखिए परमाणु संख्या को हम लोग Z से डिनोट करते हैं। तो परमाणु संख्या हम किसको कहेंगे, परमाणु संख्या किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉन की संख्या, नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉन की संख्या को, या आप कह सकते हैं ग्रह के रूप में चक्कर काट रहे कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या को। आप दो में से कोई एक कह सकते हैं, या सीधी सी बात कर सकते हैं कि परमाणु संख्या बराबर होगा इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होगा P मतलब प्रोटॉन की संख्या। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप याद रखिएगा। प्रोटॉन कहाँ रहेगा, नाभि में रहेगा। इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेगा, ये कक्षा में देखिए चक्कर काट रहा है,
उसी को हम लोग कहते हैं परमाणु संख्या। अगर आपको इलेक्ट्रॉन की संख्या दिया हुआ है तो परमाणु संख्या बोल रहा है निकालने के लिए, तो आप निकाल सकते हैं जितना इलेक्ट्रॉन उतना परमाणु संख्या। अगर प्रोटॉन दिया हुआ है तो इलेक्ट्रॉन संख्या निकालने बोलेगा तो आप उससे भी निकाल लीजिएगा। अब हम लोग परमाणु भार निकालते हैं। परमाणु भार, या इसी को हम लोग कहते हैं परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान को हम लोग ए से डिनोट करते हैं। तो परमाणु द्रव्यमान इज इक्वल टू होता है P प्लस एन। P प्लस एन कहने का मतलब जो नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉन की संख्या प्लस कुल न्यूट्रॉन की संख्या को योग को ही हम लोग कहते हैं परमाणु भार। देखिए परमाणु भार किसको कहेंगे, या प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अगर दोनों को जोड़ देंगे तो वो मेरा क्या कहलाएगा, परमाणु भार कहेंगे। क्लियर। आप कोई भी एक एग्जांपल लेके बना सकते हैं। मान लीजिए हम एक छोटा सा एग्जांपल लिए हैं, Na है 11 और 23 दिया हुआ है। इससे आपको कह रहा है E निकालने के लिए E वाट, P वाट, Z वाट और आपका N वाट। तो आराम से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, Z आपको यहाँ से पता ही है, Z 11 है। तो जब Z 11 परमाणु संख्या 11 है तो वही तो इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगी, वही प्रोटॉन की संख्या हो जाएगी। तो आप यहाँ इलेक्ट्रॉन अब क्या निकाल सकते हैं, E इज इक्वल टू P इज इक्वल टू Z इज इक्वल टू 11 होगा। ये आपको जो 23 लिखा दिया हुआ है ये तो आपका क्या है, A है, यानी परमाणु भार है। तो परमाणु भार इज इक्वल टू आप तो अभी जस्ट बताए A इज इक्वल टू क्या होता है, P प्लस N, पता है ना। अब A का मान आप क्या कीजिए, रख दीजिए 23 इज इक्वल टू P का मान आपको गिवन नहीं है, यहाँ से 11 अब प्लस N का मान आप निकाल दीजिएगा, इससे कितना हो जाएगा 12। ये भी सवाल आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट था। इस तरह आप जो कोई भी इसमें इस फार्मूला से संबंधित आपको सवाल देगा, यानी न्यूमेरिकल बेस्ड, आप आराम से बना सकते हैं। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ यदि कोई नए विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हो तो वो भी लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें। और यदि आपको किसी प्रकार का दिक्कत या प्रॉब्लम हो रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।